नमस्कार, मैं हूं अनुराग शाह और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स मंत्रा। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का आखिरी महीना चल रहा है और 31 मार्च से पहले सही टैक्स प्लानिंग करना बेहद जरूरी हो जाता है। अगर सही फैसले नहीं लिए तो आपकी जेब से ज़्यादा टैक्स जा सकता है। तो आखिर कौन सा टैक्स रिजीम आपके लिए सही रहेगा, ओल्ड या न्यू? किन निवेश विकल्पों से आपके टैक्स में कटौती हो सकती है? होम लोन, एचआरए, एटीसी, एटीडी, एनपीएस, कहां करे निवेश और कैसे उठाए टैक्स बेनिफिट? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान, टैक्स बडी के फाउंडर और जाने माने टैक्स एक्सपर्ट सुजीत पांगर। सुजीत सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज टैक्स मंत्रा के इस ईयर एंड प्रोग्राम में, जहां पर हम बात करने वाले हैं कि फाइनेंशियल ईयर के एंड होने से पहले कैसे टैक्स प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। थैंक यू अनुराग जी, थैंक यू। तो सबसे पहला सवाल सुजीत जी आपसे यही होगा कि अब कुछ दिन ही रह गए हैं 31 मार्च से पहले, तो कौन कौन सी चीजें हैं जहां पर आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं और आपके मुताबिक क्या अभी भी थोड़ा वक्त है जिससे हम टैक्स बचा सकते हैं? लास्ट मिनट टैक्स प्लानिंग से बड़ा टैक्स बचाया जा सकता है। देखिए 31 मार्च को 12 बजे तक थ्योरेटिकली अपने पास टाइम है टैक्स सेविंग के लिए। तो प्रैक्टिकली आज तो अभी ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हमें बाकी है 31 मार्च को ये फाइनेंशियल ईयर एंड होने में। तो 100% हमारे पास टाइम है अभी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है थोड़ा-सा पिछले 11 साढ़े 11 महीने का लेखा-जोखा हमें देखना है। हमने क्या किया, क्या नहीं, ये हमें एक बार नोटबुक लेके नोट करना है और अकॉर्डिंगली थोड़ा-सा अ, एग्ज़ैक्टली हम प्लानिंग के जर्नी में हम कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं। हमने जो अभी तक प्लान किया था वो एग्ज़ीक्यूट हुआ है, नहीं हुआ। कुछ चीज़ें अननोइंगली कुछ छूट गई है क्या करने की, जो हमें एग्ज़ीक्यूट करनी है, कुछ प्रीमियम पे करना है, जो पे नहीं किया वो पे करना है, राइट? ये सब चीज़ों का एक एक एनालिसिस करने का ये टाइम है। तो ये बहुत क्रूशियल टाइम है। अगर अभी हम कुछ उस टाइम का यूटिलाइज़ इस एनालिसिस में, इस वर्किंग में नहीं करेंगे, तो इसके 2 कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। एक तो हमारा जो टैक्स हम जो बचा सकते हैं, वो अगर हमने नहीं बचाया, टीडीएस अगर ज़्यादा गया, तो बाद में हमें वो रिफंड में क्लेम करना पड़ेगा। और अगर हमारी टैक्स लायबिलिटी अगर सेविंग नहीं होती और टैक्स लायबिलिटी बढ़ती है, तो रिटर्न फाइलिंग के वक़्त हमें टैक्स भरना पड़ेगा और उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑब्वियसली चढ़ जाता है। तो ये बहुत क्रूशियल पीरियड है और ये पीरियड का आप सही यूटिलाइज़ेशन सही वो आप इस्तेमाल टैक्स पेयर्स ने करना चाहिए। बताया कि सही इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अब अगर आपको नया निवेश नहीं करना है, नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, तो किस तरह से टैक्स बचाया जा सकता है? कौन से ऐसे आप 2-3 टिप बताइए हमारे जो दर्शक हैं आप को सुन रहे हैं उनके लिए। देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो टैक्स बचाना है और दूसरा हमें नोटिस से भी बचना है। क्योंकि ये नवंबर का महीना है, नवंबर के महीने में सॉरी ये मार्च का महीना है, मार्च के महीने में आप देखिए कि बहुत सारी पिछले 2 हफ्ते से नोटिसेस भी आ रहे हैं डिपार्टमेंट से। तो ये दोनों चीज़ें कर रहे हैं। तो पहले हम अब जाएँगे टैक्स बचाने पे, फिर जाएँगे नोटिस को बचाने पे। तो टैक्स बचाने में हमें सबसे पहले पिछले 11 महीने में हमने बहुत सारी जो चीज़ें अननोइंगली की है, वो सब चीज़ें हमें नोट करनी है। जैसे अगर आपका बेटा-बेटी स्कूल जाते हैं, तो उनके आप ट्यूशन फी पे कर रहे हैं। आप हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, तो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहे हैं। आप टर्म इंश्योरेंस या रेगुलर लाइफ इंश्योरेंस का प्लान लिया है। आपके होम लोन का ईएमआई जा रहा है, उसका प्रिंसिपल इंटरेस्ट का आपको वर्किंग करना है। आपने कोई नई होम प्रॉपर्टी की है, कोई हाउस लिया है, तो उसका रजिस्ट्रेशन चार्जेस का जो फी है, वो आपको नोट करना है। आपकी प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एनपीएस, इसको आप रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं क्या? इसको आपको नोट करना है। ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई है ना अनुराग जी, ये चीज़ें हम टैक्स सेविंग के लिए करना इसलिए नहीं करते हैं। ये हमारी रेगुलर कोर्स ऑफ लाइफ पे ये चीज़ें हो जाती है। इस चीज़ों का टैक्स सेविंग की तरफ कॉन्सिक्वेंस है। तो ये चीज़ें सब हम नोट करने के बाद हमें वर्कआउट देखना है कि हमें न्यू रेज़िम, ओल्ड रेज़िम दोनों में से कौन-सा रेज़िम हमें
अ, एक हमें सूट कर रहा है न्यू रेजिम ओल्ड रेजिम में। अगर इसमें हमें ओल्ड रेजिम सूट कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो फिर हमें फर्दर देखना है कि 31 मार्च तक और कुछ चीजें कर सकते हैं क्या, कि जिससे हमारा टैक्स डिडक्शन हम बढ़ा सके, जिससे हमारी टैक्स सेविंग और बढ़ने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट हम कर सके। फॉर एग्जांपल अभी मेरे एडवाइजर के मुझे टैक्स इंश्योरेंस एडवाइजर के रिमाइंडर्स आ रहे हैं कि टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम पेंडिंग है, तो ये प्रीमियम मुझे भरना पड़ेगा। फिर ऑल्सो एट द सेम टाइम आपको आपके इंश्योरेंस के प्रीमियम के साथ आपको आपका एनपीएस का आपका पोर्शन अगर पे करना है, तो उसका आपको एक रिमाइंडर देखना है। उसका आप एग्ज़ैक्टली आपने उसके लिए कुछ किया है क्या? वो पेमेंट किया है क्या? वो आपको चेक करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ये 2 हफ्ते में चेक करनी है। और अलोंग विथ दैट कि आपने साल भर में और कोई इनकम अर्न किया है क्या? जैसे फॉर एग्जांपल कुछ डिविडेंड का इनकम हो या कुछ इंश्योरेंस की पॉलिसी है वो रिडीम हुई है, जो टैक्सेबल है। वो उसका पोर्शन कुछ आपके बैंक अकाउंट पे क्रेडिट हुआ है क्या? या फिर कोई गिफ्ट आया है क्या आपको किसी से किसी आपके फ्रेंड से या किसी एक्वेंटेंस से? सो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है, नोट करनी है, सो दैट इसके ऊपर आपको अगर कुछ एडवांस टैक्स भरना है, तो एडवांस टैक्स आप भर सकते हो। जिससे आपकी टैक्स लायबिलिटी भी कंट्रोल में आ जाए, इंटरेस्ट और पेनल चार्जेस आपको न लगे और रिटर्न फाइलिंग के वक़्त आपको एट द सेम टाइम रिफंड भी क्लेम करने की ज़रूरत ना पड़े, तो बिल्कुल। ड्यू टैक्सेस जो है वो पे हो। आपने बिल्कुल कहा कि सारी चीजें देखने की जरूरत है, लेकिन आपने पहले बताया कि नोटिस से भी बचना जरूरी है। तो आप बता सकते हैं कि क्या ऐसी चीजें नहीं करनी है जिससे नोटिस आ सकता है? क्योंकि आप सर पूर्व आईआरएस अफसर भी रहे हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को काफी अच्छे से समझते हैं, जानते हैं। और अब आप टैक्स बडी से जुड़े हुए टैक्स जो कस्टमर है या जो इनकम टैक्स पेयर्स है उनकी स्थिति को भी समझते हैं। तो क्या ऐसी चीजें नहीं करनी है कि नोटिस नहीं आए, ये भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए नोटिस कब आती है? नोटिस तब आती है जब डिपार्टमेंट को ये लगता है कि आपके पास कोई इनकम है, कोई आय है या आपके पास कोई एसेट है जिसके कमेंसरेट इनकम आपने दिखाया नहीं है या इसके लिए अगर कुछ डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन मैचिंग में मिसमैच है, तो आपके पास कोई भी नोटिस आता है। ये नहीं नोटिस, उसका रीज़निंग ये होता है। तो अभी आप देखेंगे पिछले 2 हफ्ते में नोटिसेस आना चालू हो गया है लोगों को। किस लिए? लास्ट फाइनेंशियल ईयर के कुछ ट्रांज़ैक्शंस के लिए, राइट? लास्ट फाइनेंशियल ईयर के लास्ट टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2 फाइनेंशियल ईयर के ट्रांज़ैक्शंस के लिए। तो अभी हमें एक चीज़ करना है कि आपके इनकम टैक्स लॉगिन पे जाके, आपके इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके, आपके आपके एआईआर में, आपके एआईएस में आप क्या ट्रांज़ैक्शंस रिपोर्ट हुए हैं, आपके ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शंस कौन से रिपोर्ट हुए हैं, ये आप नोट कीजिए। आपके लिए कुछ डिपार्टमेंट से कुछ क्वेरीज़ आई है क्या रिगार्डिंग कुछ हाई वैल्यू ट्रांज़ैक्शंस या कुछ, ये आप देख लीजिए और उसको आप एक्सेप्ट या डिसएग्री ऐसे रिस्पॉन्स फाइल करने पड़ते हैं। वो आप फाइल कीजिए कि इसके लिए सही समय है। एट द सेम टाइम तो ये हो गया रिएक्टिव एक्शन कि आपके पास कोई कम्युनिकेशन आया है डिपार्टमेंट से या फिर डिपार्टमेंट ने कोई चीज़ नोट किया है जो आपके ऑनलाइन आपके अकाउंट में दिख रही है। तो जिसके ऊपर आप रिस्पॉन्ड फाइल कर रहे हैं। व्हाइल फाइलिंग ये रिस्पॉन्स फाइल करने के वक़्त अगर आपको लगे कि किसी रिटर्न को आपको अपडेट भी करने की ज़रूरत है पुराने, तो वो भी ऑप्शन आपके पास है, वो रिटर्न आप अपडेट भी कर सकते हो। लेकिन ये हो गया रिएक्टिव एक्शन। मैं दूसरे एक्शन बोल रहा हूँ जो तो प्रोएक्टिव एक्शन जो है, प्रोएक्टिव एक्शन ये है कि आप पूरा साल का बैंक स्टेटमेंट लेके बैठिए। आपको मालूम है अनुराग जी पहले कुछ साल पहले डिविडेंड जो था वो रेसिपिएंट के हाथ में टैक्स फ्री था। अगर मुझे किसी कंपनी से डिविडेंड मिलता है लिस्टेड कंपनी से तो इंडिविजुअल के हाथ में वो टैक्स फ्री था। अभी डिविडेंड जो है वो एज़ पर स्लैब रेट टैक्स होता है, राइट? तो कितने डिविडेंड होते हैं जो अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट होते हैं, हम मेल का ट्रैक नहीं रखते और बहुत बार हमसे इनकम टैक्स रिपोर्टिंग में मिस हो जाता है एंड बाद में वो उस चीज़ का हमें नोटिस आ जाता है। तो लेकिन स सर वो तो डिविडेंड जो डिविडेंड आता है आजकल, तो जिस तरह से 26 AS के अंदर तमाम जानकारी आती है, तो क्या वो उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होती है? ये एसईसी के ऊपर ही है
कि ये छोटी से छोटी जानकारी वो खुद ही रखे, क्योंकि किसी के पास अगर ढेर सारे शेयर है और इतना आप उसका ट्रैक नहीं रखते हैं तो डिविडेंड आया, और आजकल हम देखते हैं सर यूपीआई ट्रांजैक्शन भी इतने ज़्यादा करते हैं, दिन में 4 5 6 तो यूपीआई ट्रांजैक्शन हो जाते हैं, तो बैंक स्टेटमेंट काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो एक छोटे छोटे डिविडेंड का भी ट्रैक रखना मुश्किल होता है, जो जो 26A के अंदर वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, या फिर सीसी के ऊपर ये जिम्मेदारी है उसे देखने की। देखिए, अगर डिविडेंड के ऊपर टीडीएस हुआ है तो 26 ईयर्स में रिफ्लेक्ट होगा। डिविडेंड के ऊपर टीडीएस नहीं हुआ बिकॉज ऑफ लेस अमाउंट, थ्रेशोल्ड के नीचे आके अमाउंट है, तो उसके ऊपर आपको 26 ईयर्स में रिफ्लेक्ट नहीं दिखेगा। सेकेंडली, जब डिविडेंड के ऊपर टीडीएस भी हुआ है, फिर भी अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट में हो, तो आपको टैक्स तो पे करना है उसके ऊपर, राइट? तो अगर आपको 5 लाख का डिविडेंड मिला है, तो और आप हायर टैक्स ब्रैकेट में हो, तो आपको उसके ऊपर टैक्स तो एडवांस टैक्स तो पे करना ही है उसके ऊपर। और ये चीज़, पहली चीज़ एडवांस टैक्स पे करना एक चीज़ है, उस पूरे डिविडेंड को भूल जाना दूसरी चीज़ है। 26 ईयर्स में डेटा आता है, लेकिन वो डेटा हमें इनकम टैक्स रिटर्न में इनकॉर्पोरेट भी करना है बाद में। तो उस डिविडेंड पे एडवांस टैक्स भी पे करना है और वो डिविडेंड्स इनकम टैक्स रिटर्न में हमें डिक्लेयर भी करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, एज़ ऑन टुडे मेरे पास बैंक स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट पे देखो क्या-क्या एंट्रीज़ है, कुछ डिविडेंड आया है, नहीं आया है। 26 ईयर्स तो ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला, आप आपके इनकम टैक्स के अकाउंट में जाके चेक करो, कोई डिपार्टमेंट का कम्युनिकेशन है क्या, कुछ है क्या, उसमें आप 26 ईयर्स में भी देख सकते हैं कि क्या चीज़ें हुई है, क्या नहीं हुई है। और लाइकवाइज़ लेकिन बैंक स्टेटमेंट क्या होता है कि बहुत ईज़ी है, हमें सारी चीज़ें तारीखे से पता होती है। हम एक बार देखेंगे तो अंदाज़ा आ जाता है कौन-सा रिसीव, कौन-सा किसी फ्रेंड से 2 लाख रुपए लिए हैं, राइट? और वो एज़ अ गिफ्ट आया है, तो उसको आपको इनकम टैक्स में रिपोर्ट करना है, और रिपोर्ट करने से पहले अगर उसके ऊपर कुछ एडवांस टैक्स आती है या कुछ टैक्स लायबिलिटी आती है, वो आपने पे की है या नहीं की है, ये आपको चेक करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है, वो अगर आप ये 2 हफ्ते में नहीं देखोगे, तो बाद में ये चीज़ें का कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकता है। तो इसलिए तरह से कौन-सा इनको इनकम। कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए अभी से ही थोड़ा सचेत रहना जरूरी है, और अब तो तरीका भी है उसे जांचने का। सर, जैसे हम डिविडेंड की बात कर रहे हैं तो कैपिटल मार्केट में लोगों का रुझान काफ़ी बड़ा है। इस बार मार्केट ने भी सितंबर तक काफ़ी नई ऊंचाई को छुआ था, उसके बाद मार्केट में वॉलीटिलिटी है। तो कैपिटल गेन से बचने के लिए जिस तरह से लॉस हार्वेस्टिंग जो है, लॉस हार्वेस्टिंग एक बढ़िया विकल्प होता है, लेकिन लॉस हार्वेस्टिंग में अभी जो है आखिरी के कुछ 2-3 दिन के अंदर हम देखें तो अगर शॉर्ट टर्म का ही अगर आपका लॉस है तो वो लॉन्ग टर्म से भी एडजस्ट होगा, शॉर्ट टर्म से भी एडजस्ट होगा, और वो किस रेशियो में होगा? पहले शॉर्ट टर्म का शॉर्ट टर्म से एडजस्ट होगा, और क्या उसके बाद बचा हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट होगा? उसमें क्या फॉर्मूला होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का? शॉर्ट टर्म का लॉस जो है वो लॉन्ग टर्म से कभी एडजस्ट नहीं होगा। शॉर्ट टर्म का लॉस शॉर्ट टर्म से एडजस्ट होगा, और लॉन्ग टर्म का लॉस जो है वो लॉन्ग टर्म से एडजस्ट होगा। पॉइंट जो है लॉ, बट अनुराग जी, मैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज दूसरी है एक्चुअली। वो है कि आप पिछले 11.5 महीने में ऑलरेडी आपके पास लेखा जोखा है कि मैंने कितना गेन कमाया है। 2 प्रकार का गेन है। एक है मेरा ट्रेडिंग का गेन है मेरे पास, तो ट्रेडिंग के गेन को तो हम बाजू में रखते हैं, वो तो बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन है प्लस माइनस। लेकिन मेरा कैपिटल गेन है जो लॉन्ग टर्म का मेरे पास गेन है, और लॉन्ग टर्म का जो गेन है मेरे पास वो अराउंड 20 लाख का मेरे पास गेन है। अगर मेरे पास लॉन्ग टर्म का 20 लाख गेन है, तो इसमें आप कोई ऐसे शेयर देखिए कि जो आपको लंबे दूरी तक रखने हैं, लेकिन एज़ ऑन टुडे उसमें लॉस है। और अभी तो वैसे बहुत सारे शेयर्स होंगे क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने बहुत मार दी है सारे शेयर्स को। तो ऑलरेडी बहुत सारे शेयर्स नीचे आए हैं। तो अगर मेरे पास एक शेयर है जिस शेयर में मैंने 20 लाख का प्रॉफिट कमाया है, और मेरा दूसरा शेयर है मेरे पास कि जिसमें मेरा 19 लाख का या 22 लाख का लॉस है। तो जहां मैंने प्रॉफिट मुझे दिख रहा है, वो मैं प्रॉफिट बुक करूंगा आज। टुडे आई विल बुक दैट प्रॉफिट। वो शेयर्स में बेचूंगा, मैं प्रॉफिट आज मैं बुक करूंगा।
भले मैं कुछ दिनों में वो शेयर्स में बायबैक करूँ, सो दैट वो शेयर्स मेरे पोर्टफोलियो में आ गए। लेकिन वो प्रॉफिट जो था 19 लाख का वो बुक हो गया। एट द सेम टाइम मेरे पास कोई शेयर्स है जो मोर देन 1 ईयर आई हैव हेल्ड ऐसे हैं, और जिस शेयर्स पे मुझे लॉस दिख रहा है, वो शेयर्स मुझे लॉन्ग टर्म के लिए रखने हैं, लेकिन वो लॉस जो है वो भी 19-20 लाख का है। तो आज मैं वो शेयर्स बेचूँगा, तो 19 लाख का लॉस बुक हो जाएगा। तो ये 19 लाख का यहाँ पे गेन और यहाँ 19 लाख का लॉस, दोनों के अगेंस्ट सेट ऑफ होके नील हो जाएगा, मेरी टैक्स लायबिलिटी 0 हो जाएगी। तो बिल्कुल और इस लॉस हार्वेस्टिंग के जरिए जो निवेशक है वो कैपिटल गेन टैक्स बचा सकते हैं, और अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है 1 साल से कम अवधि वाला, तो 20% तक का आप जो है टैक्स बचा सकते हैं। एक और बड़ा सवाल मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि आप आईआरएस ऑफिसर भी रहे हैं। कई सालों से ये ट्रेंड रहा है कि आखिर के दिनों में जो आईटी कंपनी के प्रोफेशनल्स है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, जो सैलराइड प्रोफेशनल्स है, वो पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देते हैं टैक्स बचाने के लिए। तो अब मौजूदा वक्त में कितना सही है ये डोनेशन देना, या फिर इस डोनेशन से बचना चाहिए? देखिए, कोई भी अभी डोनेशन का सवाल सवाल आपने पूछा, इसका एक रियल कंटेम्पररी रिलेवेंस है। थोड़े कुछ केसेस में इंक्वायरीज भी इनिशिएट हुई है डोनेशंस के केसेस में। तो क्या होता है कि आप कोई भी चीज आपको मालूम है ये फ्रॉडुलेंट है, आपको आप अवेयर है कि ये चीज गलत तरीके से हो रही है, और आप उस चीज का बेनिफिट ले रहे हैं टैक्स बचाने के लिए, तो सिंपल वे है, आप मत कीजिए। आपको मालूम है कि ये कोई मार्केट में बहुत ऐसे कुछ लोग कुछ चीजें फैली रहती हैं, तो ऐसे किसी अनइथिकल एलिमेंट से आपको कुछ इनपुट्स आ रहे हैं कि आप यहाँ से आपको ये डोनेशन आप करोगे तो रिसिप्ट मिलेगा, आप टैक्स बचाओगे। तो मेरी आपको विनती है, मतलब यूजर्स को विनती है कि ऐसे किसी भी रैकेट में आप मत फंसिए। हार्ड अर्न मनी है, उसको हमें इथिकल वे से ही टैक्स को बचाना है। हाँ, अभी डोनेशन के ऊपर टैक्स का डिडक्शन है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो आप डोनेशन देते हैं और टैक्स का डिडक्शन लेते हैं, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। आप किसी भी वैलिड एंटिटी को जिसको आप डोनेशन देते हैं, और वो डोनेशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट और रूल डिडक्शन के लिए काबिल है, डिडक्शन उसके ऊपर एलिजिबल है, तो आपको वो डिडक्शन लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये करते वक़्त अगर आपको मालूम है कि ये चीज़ कुछ अनस्क्रूपुलस एलिमेंट्स के थ्रू किया जाने वाला कुछ कुछ चीज़ें हैं, और उस चीज़ों में आप सिर्फ़ टैक्स बचाने के उद्देश्य से आप अगर जाते हैं, तो कहीं पे अटक सकते हैं। ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहिए, ये मेरा सिंपल सजेशन है। तो हमारे आंसर भी कैन नॉट दर्शक बी होंगे, उन्होंने डोनेशन। भी हाँ। कई बार इस तरीके को अपनाया होगा। और आखिर में अगर हम देखें, अगर 31 मार्च से एक हफ्ते पहले या कुछ दिन पहले ही अगर कोई डोनेशन दे रहा है, तो माना जाए कि वो टैक्स बचाने के मकसद से ही किया जा रहा है, और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। क्योंकि बड़ी संख्या में इनकम टैक्स विभाग का डेटा भी बताता है कि जो सैलराइड प्रोफेशनल्स हैं, जो आईटी के अंदर हैं, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनके द्वारा डोनेशन दिए जाते हैं। नहीं, देखिए, कोई भी डोनेशन का ट्रांजैक्शन होता है, वो डोनेशन का ट्रांजैक्शन जूनियर होना चाहिए। जूनियरनेस जो बोलते हैं ना, उसे सत्यता होनी चाहिए उसमें। तो आप डोनेट कर रहे हैं, तो आपको मालूम चाहिए कि आप पॉलिटिकल पार्टी के कौन से बंदे को, वो कौन सा बंदा है जिसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिसको दे रहे हैं। आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू जस्ट आप एक एंट्री लेने टाइप ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं, तो वो चीज हमें अवॉइड करनी है। आप जिसको डोनेट कर रहे हैं, वो कौन है, वो लोकेट होना चाहिए आपको, राइट? वो बंदा कौन है, वो उसी ऑर्गेनाइजेशन का है, वो वैलिड ऑर्गेनाइजेशन है, और या ये आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी आपको वो चीज करनी है। तो मेरा ये सिंपल सजेशन है कि कोई भी फार फ्रेश रीजनिंग लेके, कोई भी रिमोट चांस लेके ऐसी चीजें इनकम टैक्स बचाने के लिए नहीं करनी चाहिए। जो सीधी-सादी अपने जो हमें दिखती हैं चीज़ें और जो वैलिड लगती है, वही चीज़ें करनी चाहिए। तो
इसलिए कि मैं फिर से बोलता हूँ कि अगर अनस्क्रूपुलियस एलिमेंट है इसमें, ऐसा आपको लगता है, ऐसे किसी भी चीज़ें के ऊपर यूज़र्स ने नहीं जाना चाहिए डिडक्शन लेने के लिए। बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खराब भी हो सकते हैं। और हमने देखा है कि हाल के दिनों में कई सारे लोगों को नोटिसेस भी आए हैं यस। जिनके द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन दिया गया। आखिर के मेरे दो सवाल होंगे सुजीत जी। कई बार जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं उनके द्वारा फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही नौकरी चेंज की जाती है, एक नौकरी से दूसरी नौकरी में जाते हैं, तो उनको किन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है जिससे जो इनकम टैक्स पे करते समय उन्हें दिक्कत नहीं आए? देखिए, आजकल यंगस्टर्स में स्विचिंग जॉब जो है वो बहुत कॉमन है, और बहुत बार ऐसा होता है कि आपको 1 साल में 2 या 2 से ज़्यादा एम्प्लॉयर्स होते हैं। तो उसके कुछ इंटरेस्टिंग 2 कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं अनुराग जी, मैं वो आपको बताता हूँ। अगर आपने साल साल के शुरुआत में आपका एक एम्प्लॉयर है, उसको आप उससे आपको कुछ सैलरी मिली, उसने आपका कुछ टीडीएस किया है, आपने स्विच किया जॉब, आप दूसरे एम्प्लॉयर के पास गए, तो वो भी आपका टीडीएस करेगा, और फाइनली आपका ये दोनों टीडीएस आपके 26 ईयर्स में रिफ्लेक्ट होंगे। अगर आपने पहले एम्प्लॉयर के यहाँ जो सैलरी दी है, और उसके यहाँ पे अगर पहले एम्प्लॉयर में फर्स्ट सिनेरियो आपका टीडीएस उसने एक्सेस किया है, राइट? आपका टीडीएस जितना होना चाहिए था उससे थोड़ा ज़्यादा किया है टीडीएस। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन नए एम्प्लॉयर को देनी है। अगर आप इन्फॉर्मेशन नए एम्प्लॉयर को नहीं देते, तो नए एम्प्लॉयर आपका टीडीएस आप नए एम्प्लॉयर के सामने जो सैलरी आ रही है उस हिसाब से करेगा, और पहले एम्प्लॉयर का जो एक्सेस टीडीएस ऑलरेडी हुआ है, वो एक्सेस ही रहेगा। सो एट द एंड ऑफ द ईयर यू विल एंड अप पेइंग एक्स्ट्रा टैक्स। सो जिसका आपको जो रिफंड टेक क्लेम ऑन करना सैलरी पड़ेगा। आती है वो कम आएगी, तो आपके एम्प्लॉयर को बताना जरूरी है कि टीडीएस पुराने एम्प्लॉयर के द्वारा कितना काटा गया, क्योंकि वरना आखिर में ही एक शॉक लगेगा। आखिरी सवाल होगा मेरा सर, बहुत से लोग जिनका खुद का घर भी है, लोन लेके जिन्होंने घर लिया हुआ है, तो वो एचआरए के जरिए किस तरह से टैक्स बचा सकते हैं? देखिए, एचआरए आपका अलाउंस जो है वो कंपनी आपको एचआरए का अलाउंस देती है, जो आपके सैलरी का सीटीसी का बहुत बार पार्ट होता है। हाउस रेंट अलाउंस आपको मिलता है, और हाउस रेंट अलाउंस मिलने से ही वो एग्जेप्ट नहीं होता, आपको रेंट में रहना भी पड़ता है। तो आप रेंट पे रह रहे हैं, और आप रेंट पे कर रहे हैं आपके लैंडलॉर्ड को, और आपको कंपनी से एचआरए मिल रहा है, तो वो हाउस रेंट अलाउंस आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ऑब्वियसली वहां पे एक क्राइटेरिया है, एक फॉर्मूला है, वो हाउस एलिजिबल हाउस रेंट अलाउंस कैलकुलेट करने का। तो हाउस रेंट अलाउंस का डिडक्शन आप इस प्रकार ले सकते हैं। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, या फिर किसी प्रोफेशन में आप इनकम ले रहे हैं, और आपको इसलिए एचआरए मिलने का कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन आप रेंट पे रह रहे हैं, तो भी इनकम टैक्स एक्ट के यहाँ एटीजी में एटीजी करके आपका एक एटीजीजी करके प्रोविजन है, वहां पे आप रेंट का डिडक्शन ले सकते हैं। वो एचआरए से अलग डिडक्शन है। अलग डिडक्शन है। और आखिर में आपको धन्यवाद करना चाहूँगा सुजीत जी। तमाम जो मुद्दे थे आज 31 मार्च से पहले किस तरह से टैक्स बचाया जा सकता है, चाहे आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हो या न्यू टैक्स रिजीम में हो, इन पर आपने तमाम जो इश्यूज थे उनको बारीकी से हमारे दर्शकों के लिए समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया ईटी नाउ स्वदेश को वक्त देने के लिए। ईटी नाउ स्वदेश में फिलहाल इतना ही, टैक्स मंत्रा के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। धन्यवाद।